हेलो दोस्तों, वेलकम टू डर की कहानियाँ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो आज हम सुनेंगे विवेक और पाजिन की कहानी कि कैसे उन्होंने उसे जकड़ लिया था। तुम सब बाहर निकलो, जाओ यहाँ से, ये कहकर विवेक अपनी पत्नी और बेटियों को बाहर धक्का दे देता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। गैस पर बड़ा बर्तन रखता है और उसे पानी से भर देता है। जब पानी खोलने लगता है तो वह उसे अपने ऊपर डालने के लिए उठाता है। तभी पड़ोसियों की सहायता से उसकी पत्नी दरवाजा तोड़कर अंदर आती है और उसे बचाती है। वो वही बेहोश हो जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना से ली गई है। एक सीधा साधा इंसान किसी भूत प्रेतों के चक्कर में पड़ जाता है। इस कहानी के माध्यम से आप सबको बताता हूँ। विवेक बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार था। अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था। सभी टीचर्स उससे बहुत लगाव रखते थे। इंग्लिश उसका फेवरेट सब्जेक्ट था। 4 भाई बहनों में सबसे छोटा था वो। जब वो महज 18 साल का था तभी उसका चयन एयरफोर्स में हो गया। काफी दिन तक तो उसने अपनी माँ से भी नहीं बताया, क्योंकि पहले समय में फोर्स को सबसे कठिन जॉब माना जाता था। पिता को उसने बता दिया था। वो उसे भेजने के लिए तैयार थे। जब जाने का समय आया तो 2 दिन पहले ही माँ को बताया तो घर में कोहराम मच गया। मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगी, इतना बड़ा नहीं हुआ कि अपने फैसले खुद लेने लगे, तू कहीं नहीं जाएगा, ऐसे सब माँ उसे कहती है। पर बड़ी मुश्किल से उसने और उसके पिता ने उन्हें समझाया। तब कहीं जाकर वो भेजने के लिए तैयार हो गई। जाने का दिन भी आ गया। सब दोस्तों और परिवार वालों से विदा लेकर वो अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ा। ट्रेनिंग पूरी हुई तो पहली पोस्टिंग असम में हुई, जहाँ आज भी आदिवासी रहते हैं। इंसानियत से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो वहाँ जंगलों में रहते हैं और रास्तों में आने जाने वाले वाहनों को लूटते हैं। वहाँ कोई भी गाड़ी अकेले नहीं जाती। 20 से 25 गाड़ी इकट्ठा होकर ही साथ निकलती है। इसी बीच विवेक की शादी हो जाती है, पर वो आदिवासियों के डर से अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर नहीं आता। 3 साल बाद उसका ट्रांसफर वहां से दूसरी जगह होता है, जहां वह अपनी पत्नी के साथ ले जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। उन्हें 2 बेटियां भी हुई है। सभी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। फिर से तरुण का ट्रांसफर नासिक में हो जाता है। वो सब वहां चले जाते हैं। धीरे धीरे तरुण को शराब की लत लगने लगती है, जिसकी वजह से उसके घर में झगड़े होने लगते हैं। यहाँ तक कि बात हाथ उठाने तक भी चली जाती है। लेकिन विवेक की पत्नी बहुत सीधी होती है। वो किसी से कभी कुछ नहीं कहती। बेटियां भी बहुत छोटी ही थी। वो सारा दिन उनका ध्यान रखती थी। एक दिन विवेक अपने दोस्तों के साथ खूब शराब पीता है और उसे किसी भी बात का होश नहीं रहता। वो शराब पीकर ही बाइक चलाकर अपने घर वापस लौट रहा था। उसके साथ में उसका दोस्त भी था। उसने भी बहुत शराब पी रखी थी। तभी रास्ते में ही विवेक के साथ एक घटना हुई जिसे वो कभी भूला नहीं पाया। विवेक और उसके दोस्त ने बहुत ही शराब पी रखी थी। उन्हें यह भी नहीं पता था कि बाइक चला भी कैसे रहे हैं। बाइक चलाते हुए नशे की हालत में वे रास्ता भटक गए। बहुत दूर निकल जाने के बाद उन्हें थोड़ा होश आया तो उन्होंने देखा कि ये रास्ता तो अलग ही है। पता नहीं वो कौन से रास्ते पर आ गए हैं। उन्होंने सोचा किसी से रास्ता पूछ लेते हैं, पर रात बहुत हो चुकी थी। उन्हें वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया जिससे वो पूछ सकते थे। थोड़ा और आगे जाने पर उन्होंने बाइक को रोका। बहुत अंधेरा था वहां, कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। विवेक को सिगरेट पीने की लत हुई और वो शिकायत करने लगा कि मुझे सिगरेट पीनी है, मुझे सिगरेट पीनी है। दोस्त उससे कह रहा था कि यहाँ पर मत रुक, चल यहाँ से, पर वो उसकी एक बात नहीं मानता और बाइक से उतरकर वो आगे चला कर वहां पर उसने सिगरेट पी। सिगरेट खत्म होने पर उसने सिगरेट वहीं पर फेंकी और वो दोनों वहां से चल दिए और भटकते भटकते देर रात तक घर वापस लौट आए। अगले दिन विवेक का सर दर्द से फटा जा रहा था। वो अपनी ड्यूटी पर भी नहीं गया। ऑफिस से छुट्टी ले ली और घर पर ही लेट गया। उसकी वाइफ ने उसका बहुत ध्यान रखा। शाम तक वह पहले से बेहतर महसूस कर रहा था।
शाम को वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बाहर घूमने के लिए निकल गया। खाना खाकर वो सब देर से घर लौटे और आकर सो गए। सपने में विवेक ने देखा कि 5 अजीब डरावने से चेहरे वाले लोग उसके पास खड़े हैं और वे उससे कुछ कह रहे हैं। वो देखता है कि वो एक जंगल में खड़ा है और वो पांचों उसे घेरे खड़े हैं। वो वहां से भाग जाना चाहता है पर नहीं भाग पा रहा। ऐसा लग रहा है जैसे उसके पैरों की जमीन में किसी ने जकड़ लिया हो। वो बहुत ज्यादा डर जाता है और चीख कर उड़ जाता है। उसकी चीख से उसकी पत्नी भी उठ जाती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो वो कहता है कि कुछ नहीं, एक बुरा सपना था, तुम सो जाओ। थोड़ी देर बाद विवेक फिर से सो जाता है। सुबह उठकर ऑफिस चला जाता है। वहां जाने पर भी बार बार उसे उसी सपने के विषय में सोचता है। उसे वो जंगल देखा हुआ सा लगता है और ऐसा लगता है जैसे वो उस जंगल में पहले भी जा चुका है, पर उसे याद नहीं आता कि कब गया था। शाम को ऑफिस से लौटते समय उसका दोस्त उसे मिलता है, जो उस रात को उसके साथ था। वो बहुत घबराया सा लग रहा था। विवेक ने उसे ऐसा देखा तो उसने पूछा कि परेशान क्यों लग रहा है। उसने विवेक से जो कहा उसे सुनकर विवेक के रोंगटे खड़े हो गए और उस रात वाला सपना उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। वो वही बेंच पर बैठ गया और अपने दोस्त से बोला कि अब क्या होगा, कैसे बचेंगे हम उनसे। एक बहुत डरा हुआ लग रहा था और जो कुछ भी सपने में देखा था वो सब सच था। उसके दोस्त ने उसे बताया कि वो जंगल बहुत ही खतरनाक है। रात को वहां से निकलना मना है, लेकिन नशे की हालत में उन्हें वहां पर लगा हुआ बोर्ड भी दिखाई नहीं दिया, जिस पर लिखा था कि रात में 8 बजे के बाद इस रास्ते पर ना जाए। उसके दोस्त ने बताया कि वो जंगल जिन्नतों का जंगल है। रात में वो बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं। किसी को भी वहां से जिंदा नहीं जाने देते और अगर कोई गलती से बच भी गया तो उसके साथ उसके घर पर चले जाते हैं। घर जाकर वो वहां सभी को परेशान करते हैं और उसे मार भी देते हैं। इसका मतलब मेरा सपना नहीं, हकीकत था, विवेक ने कहा और वह अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गया। उसके दोस्त ने पूछा, कैसा सपना? क्या तुम्हें कुछ दिखाई दिया या फिर कोई डरावना सपना देखा? विवेक कहता है, हाँ, मुझे एक सपना दिखाई दिया। मैंने अपने आसपास बहुत ही भयानक चेहरे वाले लोगों को देखा। वो सब मेरे पास खड़े थे और मुझे घूर रहे थे। मैं कैसे तो करके डर कर उठ गया। उसके दोस्त ने कहा, मैं तो ये भी सुनकर आ रहा हूँ कि वहां पर तो रुकना भी मना है, नहीं तो वो जिन गुस्सा हो जाते हैं और उस व्यक्ति को बहुत ही बुरी मौत देते हैं। तुमने ऐसी वैसी कोई गलती तो नहीं की ना? क्योंकि मुझे भी ठीक से याद नहीं आ रहा कि हम में से ये गलती किसने की है। तब विवेक उसे कहता है, तुमने मना किया था पर फिर भी मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और वहां पर वो गलती कर ही दी। मैं वहां पर उतरा और वहां पर मैंने सिगरेट पी दी। अब आगे सोचो क्या करना है। मैं इन सब बातों पर कभी विश्वास नहीं करता, लेकिन अब होने लगा है मुझे। उसके दोस्त ने उससे कहा कि अभी तो मुझे भी कुछ नहीं पता कि क्या करना है और कहाँ जाना है, पर मैं पता करने की कोशिश करता हूँ कि इन सब से कैसे बचा जाएगा। विवेक ड्यूटी खत्म होने पर घर वापस आ जाता है। वो बहुत परेशान दिखाई पड़ता है। उसकी पत्नी उससे पूछती है और वो कुछ नहीं बताता। खाना खाकर सो जाता है। रात हो जाती। रात को 2 बजे उसकी आंखें खुलते हैं तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके आसपास है, पर दिखाई कुछ भी नहीं देता। विवेक फिर से सोने की कोशिश करता है। तभी उसे आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा है, विवेक, विवेक। बार बार वही नाम दोहराया जा रहा था। वो डर कर उठ जाता है और कमरे में चारों ओर देखता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है जैसे आवाज कहीं बाहर से आ रही हो। वो बाहर ड्राइंग रूम में आ जाता है तो वहां भी कुछ नहीं दिखता। वो वही सोफे पर बैठ जाता है और अपना सिर झटकता है कि कहीं ये सब उसका भ्रम तो नहीं। तभी उसे एक बिल्ली दिखाई देती है जो उसे घूर रही थी। वो जैसे उसे भगाने के लिए उठता है
वो बिल्ली अचानक से कहीं गायब हो जाती है। एक बहुत ही भयानक चेहरे वाला भूत उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो भयानक जिन जिसे वो देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो डर जाता है, वो चिल्लाना चाहता है, पर उसके गले से कोई आवाज ही नहीं निकलती। वो बस उसे देखता रहता है। तभी वो जिन उसे कहता है कि तुमने हमारे यहाँ पर सिगरेट पी है और हमारी जमीन को तुमने गंदा किया है, तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। ये कहकर वो विवेक को जोर से धक्का देता है। विवेक गिर जाता है। उससे गिरने की आवाज सुनकर पत्नी उठ जाती है और वो दौड़कर वहां आती है। वो देखती है कि विवेक के सर से खून बह रहा है और वो बेहोश है। वो पास वाले घर में जाती है और वहां से एक व्यक्ति को बुला कर लाती है। वे दोनों उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर विवेक के सर पर पट्टी कर देते हैं। अगले दिन विवेक को होश आता है तो वो देखता है कि वो हॉस्पिटल में है और उसकी वाइफ भी उसके साथ है, पर उसका सिर बहुत दुख रहा था। उसे होश आया ये देखकर उसकी पत्नी उसे पानी देती है और उससे पूछती है कि उसे चोट कैसे लगी। पहले तो उसने टाल देता कि ये कहीं डर के मारे घबरा ना जाए, पर जब वो बहुत जिद करती है तो वो उसे सारी बात बता देता है। वो उसे बताता है कि उस दिन नशे की हालत में वो रास्ता भटक गया था और वो जंगल में चला गया। वह जंगल जिन्न का जंगल है जहाँ रात को जाना मना है। हमें पता नहीं था और हम भूल से वहां चले गए। तब से यह हमारे पीछे पड़े हैं। हमें डर है कहीं ये सब तुमको भी कोई नुकसान ना पहुंचा दे। उसकी पत्नी उससे कहती है कि आप चिंता ना करें, हम कल मंदिर जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। विवेक पंडित जी से मिलता है और उन्हें सारी बात विस्तार पूर्वक बताता है कि किस तरह वो रास्ता भटक कर उस भूतहा जंगल में चले गए थे। वहां से आने के बाद जो कुछ भी विवेक के साथ हो रहा था वो भी विवेक ने पंडित जी से बताया। सारी बातें सुनकर पंडित जी ने विवेक को आश्वासन दिया कि वो सब ठीक कर देंगे, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। पंडित जी ने तभी एक छोटा सा हवन किया और उस हवन की राख को गंगाजल में मिलाकर घर में छिड़काव करने के लिए कहा। विवेक और उसकी पत्नी छवि वापस घर आ गए। जैसे जैसे पंडित जी ने बताया था उसी तरह उन दोनों ने उस राख को गंगाजल में मिलाकर सारे घर में छिड़क दिया। जब वो उस जल को छिड़क रहे थे तो एक अजीब सा भारीपन उन्हें अपने शरीर में महसूस हो रहा था, जैसे कि कोई उन्हें ये सब करने से रोक रहा है। उनके पैर भी ऐसे हो रहे थे जैसे कि कोई ये नहीं चाहता कि अपने कार्य को पूरा कर पाए। जिस बात का डर था वही हुआ। पंडित जी ने चेतावनी दी थी कि इस कार्य को बहुत ही ध्यान से करना और कोई भी घर का कोना ना छूटे। सब जगह इस राख को छिड़कना है। लेकिन विवेक ने स्टोर रूम में वह जल नहीं छिड़का और जल भी सारा खत्म हो गया था। विवेक ने ध्यान नहीं दिया कि स्टोर रूम रह गया है। कुछ दिनों में घर में बहुत शांति रही। विवेक के मन से धीरे धीरे जिन्न का डर जाने लगा। वो पहले की तरह फिर से अब शराब पीकर घर आने लगा। घर में छवि के साथ झगड़ा करता, यहाँ तक कि कभी कभी मारपीट भी कर देता। छवि उसकी इस हरकत से बहुत तंग आ चुकी थी। एक दिन उन दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और विवेक गुस्से में आकर स्टोर रूम में ही सो गया। रात के करीब 1 बजे उसे गर्मी महसूस हुई, जबकि हल्की सर्दियों का समय था। उसने खिड़की खोली, थोड़ी हवा आई तो उसे राहत महसूस हुई। उसे नींद आई तो उसने सपने में फिर से वही जंगल देखा और 5 जिन को देखा जो बेहद डरावने थे। डर की वजह से उसकी आंख खुल गई। उसे अपना सिर बहुत ही भारी महसूस हुआ। वो बाहर आ गया और बरामदे में बैठा। तभी एक काला साया उसके पीछे से आया और उस पर हमला किया। उसकी गर्दन पर उसने अपने दांत गाड़ दिए। विवेक डर से करा उठा। उसे बहुत दर्द हो रहा था और वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसके हाथ पैर जकड़ गए थे और थोड़ी देर बाद वो वही बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि छवि उसके पास बैठी है। वो छवि को देखकर रोने लगा और अपने व्यवहार के लिए माफी मांगने लगा। छवि ने कहा,
कि आपको क्या हो गया था? आप बेहोश कैसे हुए? विवेक ने छवि से जो कहा वो सुनकर वो हैरान रह गई। छवि कहती है, ये सब छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि आपके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था और आपके गर्दन पर ये निशान कैसे हैं? विवेक उसे बताता है कि वह नशे और गुस्से की हालत में स्टोर रूम में ही सो गया था। रात में अचानक से उसे बहुत गर्मी लगने लगी, तो उसने खिड़की खोल ली और वहीं पर उसने एक साया देखा। और थोड़ी देर बाद उसने वहां बहुत सारे जिन्न देखे जो उसे ही देख रहे थे। तभी एक जिन्न ने उस पर हमला कर दिया और उसकी गर्दन पर अपने दांत से काट दिया। तभी छवि को याद आता है कि जब हम पंडित जी का दिया हुआ जल छिड़क रहे थे, तब तुमने स्टोर रूम में भी जल छिड़का था क्या? विवेक जैसे नींद से जागा हो, उसे याद आया कि जल खत्म हुआ था और स्टोर रूम में तो जल छिड़कना रह गया था। तरुण को याद आता है कि वो स्टोर रूम में जल छिड़कना भूल गया है, इसलिए वो चीन वही थे और उसका इंतजार कर रहे थे कि वो कब गलती करता है और वो उस पर हमला करे। छवि ने शाम को पंडित जी के पास जाने के लिए कहा। अब तो वही है जो हमें इस मुसीबत से बचा सकते हैं। शाम को वो दोनों मंदिर जाते हैं और वहां पर पुजारी जी को ना देखकर किसी से पूछते हैं कि पुजारी जी कहाँ पर है। जवाब सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो शख्स उन्हें बताता है कि पुजारी जी की तो मृत्यु हो चुकी है और उनकी मौत कैसे हुई यह आज तक कोई भी नहीं जान पाया। वो दोनों डरे सहमे हुए घर आ गए। अब उन्हें कोई भी उपाय नहीं समझ आ रहा था, ना ही ये समझ आ रहा था कि अब वो उस मुसीबत से कैसे बचे। रात में खाना खाकर वो सब सो गए। करीब 1 बजे विवेक को फिर से वही आवाज आई, जैसे कोई उसका नाम ले रहा था। विवेक, विवेक। उसने बाहर आकर देखा तो बहुत सारे जिन उसके घर में थे। वो उन्हें देखकर वही खड़ा रह गया और विस्मित होकर उन्हें देखने लगा। ऐसे लग रहा था जैसे वो अपने वश में नहीं है, सम्मोहित सा हो गया हो। तभी उसे एक आवाज आई कि जाओ, पंखे पर फंदा बनाओ और खुद को खत्म कर लो। वो सम्मोहित हुआ जैसे जैसे कर रहा था। उसने एक रस्सी ली और उसका फंदा बना दिया और पंखे पर टांग दिया और वो स्टूल लेकर खड़ा हो गया और उस फंदे को अपनी गर्दन में डाल लिया। वो लटकने वाला था कि तभी वहां छवि आ गई। विवेक को इस हालत में देखकर उसकी चीख निकल गई। उसकी आवाज से पड़ोस में रहने वाले लोग भी जाग गए और वो वहां आ गए। छवि ने विवेक को आवाज दी तो ऐसा लगा जैसे कि वो नींद से जागा हो। अपनी हालत देखी तो उसे होश आया कि वो क्या करने जा रहा था। वो रोने लगा। उसे उसके दोस्त ने मुश्किल से समझाया और सभी को अपने घर ले गया। रात में वो सब वही सो गए। अगले दिन छवि और विवेक ने अपने घर पर बात की और उन्हें सारी स्थिति के बारे में बताया। तो विवेक की माँ ने उन्हें घर आने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि तुम दोनों बच्चों को लेकर यहाँ आ जाओ, हम यहाँ के पंडित जी से उपाय करा लेंगे। विवेक और छवि को भी यही ठीक लगा, तो वे घर जाने की तैयारी करने लगे। तरुण ट्रेन की टिकट बुक करने के लिए स्टेशन जाता है। वहाँ बहुत भीड़ थी। बहुत देर बाद उसका नंबर आता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी शहर जाने वाली ट्रेन अगली 10 दिन के लिए रद्द हो चुकी है। वो घर वापस आता है तो बस से जाने का सोचता है। अगले दिन सुबह की बस से जाने का प्लान बनाते हैं। रात में विवेक अपने दोस्तों के साथ देर तक बैठा रहा। देर रात वो घर आकर सो गया। रात में फिर से उसे वही सब कुछ दिखाई देने लगा। वो सम्मोहित सा होकर जैसा वे कहते थे वैसे करने लगा। वो उसे बार बार आत्महत्या के लिए उकसाने लगे। उसने एक बड़े बर्तन में पानी भरकर गैस पर रख दिया और जब वो खोलने लगा तो उनका इशारा मिलते ही वह उसे अपने ऊपर डालने ही वाला था कि तभी छवि आ गई। उसने वह पानी फर्श पर गिरा दिया। विवेक गुस्सा होकर उसे मारने के लिए दौड़ा। उसकी बेटियां बहुत डर गई। छवि की आवाज सुनकर पड़ोस वाले आ गए और उन्होंने किसी तरह विवेक को काबू में लिया। उसे एक कुर्सी से बांध दिया। विवेक को कुछ भी होश नहीं था कि उसने क्या किया और वो क्या करने जा रहा था। सुबह होने पर छवि ने अपने ससुराल फोन किया कि आज नहीं आ पाएंगे, विवेक की हालत बहुत खराब है। विवेक के दोस्त ने उसकी अच्छे से देखभाल की और उसके परिवार का भी ध्यान रखा। विवेक के ऑफिस जाकर उसके लिए छुट्टी की भी मांग की।
छुट्टी मिलने पर उसका दोस्त उसे और उसकी फैमिली को उनके घर पर छोड़कर गया। विवेक की हालत अब भी सही नहीं थी। वह कमरे में बेड पर चुपचाप लेटा रहता, किसी से कोई भी बात नहीं करता। धीरे धीरे उसकी हालत और ज्यादा खराब होने लगी थी। ना तो वो कमरे से बाहर आता और ना ही किसी को अपने कमरे में आने देता। यहाँ तक कि छवि को भी वो अपने कमरे में नहीं आने देता था। खाना भी जब मन करता था तभी खाता था, नहीं तो सारा दिन भूखा पड़ा रहता। उसके परिवार वालों से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। रात में उसके कमरे में अजीब अजीब सी आवाजें आती, कभी हंसने की तो कभी रोने की। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कमरे में विवेक के अलावा और कोई भी है। वह जोर जोर से उससे बातें करता और कभी कभी बहुत सारा खाना लेकर अपने कमरे में चला जाता। जब कोई बर्तन लेने वहां जाता तो सारा खाना खत्म मिलता। बहुत ही दयनीय दशा हो गई थी विवेक की। एक दिन किसी ने उसके परिवार वालों को एक बाबा के बारे में बताया जो इस प्रकार के कार्यों में पारंगत थे। उसके पिताजी ने उनका पता लिया और विवेक को लेकर वहां जाने लगे, लेकिन वह कहीं भी जाने के लिए तैयार नहीं था। बहुत मुश्किल से उसे समझा बुझा कर जाने के लिए मनाया। उस दिन कोई भी गाड़ी किराए पर नहीं मिली। थक हार कर उसे बहुत मुश्किल से बस से वहां पर लेकर गए। बाबा कोई बड़े पैसे वाला नहीं था। वो एक संत थे जिन्हें किसी भी तरह का कोई लालच नहीं था। बस भगवान का ध्यान करके ही सब कुछ सहायता करते थे। विवेक के पिता ने विवेक को लेकर वहां पहुंच गए। वो दोनों भी चुपचाप सबकी तरह एक तरफ बैठ गए। एक एक कर कर सब लोग का नंबर आता जाता और बाबा उनकी समस्याओं का समाधान करने लग जाते। कुछ देर बाद विवेक की बारी आई। वो उनके पास जाने के लिए मना करता है, लेकिन बाबा के शिष्य उसे अंदर ले जाते हैं। बाबा उसे देखते हैं और अपना ध्यान लगाकर पता करते हैं कि उसके साथ क्या हुआ था। सब कुछ जान लेने के बाद वो बताते हैं कि वह सुनकर विवेक के पिता हैरान रह जाते हैं। बाबा उन्हें बताते हैं कि विवेक के साथ एक नहीं, पूरे 5 जिन हैं। वह इसे धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। अब तक तो वे अपने मकसद में कामयाब भी हो जाते, लेकिन एक शक्ति की वजह से वे अपने इरादों में अब तक कामयाब नहीं हुए। विवेक के पिता ने पूछा, कैसी शक्ति? तो बाबा ने बताया कि तुम्हारे कुल देवता की शक्ति की वजह से विवेक अब तक जिंदा है और वही इसे यहाँ तक लेकर आए। विवेक के पिता की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मन ही मन में कुल देवता का शुक्रिया अदा किया। बाबा ने अपने मंत्रों की शक्ति से उस जिन को विवेक से दूर किया। विवेक तो जैसे नींद से जागा हो ऐसे सबको देखने लगा। वो अपने पिता को गले लगाकर रोने लगा। बाबा ने कहा कि अब विवेक बिल्कुल ठीक है। यहाँ से घर जाने तक के लिए आपको विशेष ध्यान रखना होगा। विवेक को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना, 1 मिनट के लिए भी नहीं। आज वो जाते जाते भी एक आखिरी बार विवेक पर जरूर करेंगे। आपको इसे बहुत ध्यान से लेकर जाना पड़ेगा। विवेक के पिता ने कहा कि ठीक है, मैं इसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगा, इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। विवेक के साथ रास्ते में कौन सी घटना घटती है, ये सोचकर तो आपका दिल बहला जाएगा। पहले तो विवेक को सब कुछ अच्छा महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो बहुत लंबी नींद के बाद जागा हो। उसके पिता ने उसे घर चलने के लिए कहा तो वो उसके साथ चल दिया। वहां से वे दोनों एक बस में बैठ गए और घर वापस आने लगे। थोड़ी देर बाद ही विवेक को अजीब सा महसूस होने लगा। उसे बेचैनी सी होने लगी। उसे ऐसे लगने लगा जैसे कोई उसके पास सिगरेट पी रहा है और धुआं उसके मुंह के पास छोड़ रहा है। उसने ऊपर नजर उठाकर देखा तो सच में एक आदमी उसके साथ वैसा ही कर रहा था। वो उस आदमी से कहता है कि तुम दूसरी तरफ को चेहरा कर लो, मुझे धुएं से घबराहट हो रही है। उसकी आवाज़ सुनकर उसके पिताजी पूछते हैं कि क्या बात है। वो उनसे कहता है कि आदमी मेरे ऊपर सिगरेट का धुआं छोड़ रहा है, मैं मना कर रहा हूँ फिर भी नहीं मान रहा। तब उसके पिता कहते हैं कि कौन सा आदमी, या तो कोई भी सिगरेट नहीं पी रहा, तुम्हें ऐसे ही लग रहा है। विवेक नहीं मानता और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि सिगरेट बंद करो। तभी वो आदमी जो विवेक को दिखाई दे रहा था वो उसे मारने लगता है। विवेक चिल्लाता है, सारे यात्री उसे ही देखने लग जाते हैं।
उन्हें भी वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। अचानक से विवेक बस की खिड़की से बाहर कूद जाता है और भाग जाता है। उसके पिता बस रोक पाते हैं और उसके पीछे भागते, लेकिन वो उनसे बहुत दूर चला जाता है। शाम तक वो उसे इधर उधर ढूंढते रहते हैं, पर उसका कोई पता नहीं चलता। थक हार कर वो घर वापस आ जाते हैं। सब पूछते हैं कि विवेक कहाँ है। वो सारी बातें उन्हें बता देते हैं। सभी बहुत परेशान होते हैं। वो सभी जगह पता करते हैं, पर विवेक का कुछ भी पता नहीं चलता। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। अचानक शाम को विवेक लौट जाता है। सब उसे देखकर खुश हो जाते हैं। सब उसे पूछते हैं कि वो कहाँ चला गया था। तो विवेक उन्हें सब कुछ बताता है। वो बताता है कि बस में वो उसे परेशान कर रहे थे। जब वो उसे मारने लगे तो वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागा। वो भी उसके पीछे भागने लगे। भागते भागते वो एक गांव में चला गया, लेकिन वो उसे देखते हुए वहाँ भी आ गए। वो एक गौशाला में छिप गया, पर वो सारी रात आसपास ही घूमते रहे। सुबह होने पर वो वही पास के घर में गया, जहाँ एक बूढ़ी औरत थी। उसने विवेक को कुछ खाने को दिया और उसे सारी बातें पूछी। विवेक ने सब बता दिया। तो उसने विवेक को एक दिन वहीं रुकने के लिए कहा, तो वो वहीं रुक गया। उसके कपड़े भी बुरी तरह से फट गए थे। उसने वो कपड़े भी बदले और उस बूढ़ी औरत से कुछ पैसे लेकर अपने घर वापस आ गया। सभी बहुत खुश थे। और उसके बाद फिर से वो जिन कभी लौट कर नहीं आए। तो दोस्तों, ये थी विवेक और उसको जकड़े हुए 5 जिन की कहानी। तो कभी भी याद रखना, रात में ऐसे किसी भी रास्ते पर मत जाना, और अगर गए तो ऐसी वैसी हरकत मत करना। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो ये ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए कहानी के साथ।